हेलो दोस्तों, न्यूक्लियस नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि अपन ने प्रीवियस क्लास में जो कोर्स थे मेंटल इलनेस के उसके बारे में पढ़ा, साइन एंड सिम्टम्स पढ़े। आज का अपना टॉपिक है ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी क्यों दी जाती है, किस कंडीशन में दी जाती है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, ये सारा आज अपन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसको अनदर नेम से भी जाना जाता है इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी या फिजिकल थेरेपी। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि ECT का इन्वेंशन 1938 में स्विस न्यूरोसाइकेट्रिस्ट कैर्लेटी बिनी द्वारा हुआ था। तो कैर्लेटी बिनी ने इसका इन्वेंशन किया था ECT का। तो अपन इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। 1938 में जो स्विस न्यूरोसाइकेट्रिक थे उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। कैर्लेटी एंड बिनी, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। इससे पहले ECT को अलग तरीके से दिया जाता था, उसको इंसुलिन शॉक थेरेपी कहते हैं। उसके बाद ECT आई, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन: ECT is a physical therapy where artificial सीजर्स या ग्रांड मल सीजर्स आर produce and apply by electrode temporal region between हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन। सिंपल सा मीनिंग है, ECT एक फिजिकल थेरेपी है जहाँ पर आर्टिफिशियल सीजर्स या ग्रांड मल सीजर प्रोड्यूस किया जाता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोड के द्वारा। और कहाँ पर प्लेस करते हैं अपन उसको? टेम्पोरल रीजन बिटवीन द हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन। तो वापस देख लेते हैं अपन। ECT is the physical therapy where artificial and grand mal seizures are produced and applied by the electrode on the temporal region between the hemisphere of brain। इसके बाद अपन देखते हैं इसका पर्पज। इसको मतलब ECT देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। Restore the disturbance chemical neurotransmitter बैलेंस। तो अपना उद्देश्य क्या है ECT देने का? रिस्टोर द डिस्टर्बेंस ऑफ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। जो ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो रहा है उसको वापस रिस्टोर करना। अब ECT देने का मतलब किस किस कंडीशन में अपन ECT देते हैं उसके अपन देख लेते हैं कौन कौन से इंडिकेशन होते हैं जहाँ अपने को ECT देना होता है।
इंडिकेशन, कौन कौन सी कंडीशन में अपन ईसीटी देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अपना सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं उनमें अपन ईसीटी देते हैं। फिर उसके बाद आता है अपना सेकंड सुसाइडल आइडियाज़। अगर कोई पेशेंट या इंडिविजुअल जिसने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की हुई या उसके माइंड में बार बार सुसाइड अटेम्प्ट करने के ख्याल आते हो तो उसको अपन ईसीटी देंगे। फिर आइए अपना थर्ड पॉइंट कैटाटोनिक सिरिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिरिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी अपन ईसीटी देते हैं। फिर उसके बाद चौथा अपना पॉइंट आ गया इसमें पैरानोइड सिरिजोफ्रेनिया। पैरानोइड सिरिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी अपन ईसीटी देते हैं। लास्ट है अपना बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इन कंडीशन में अपन पेशेंट्स को ईसीटी देते हैं। एक तो हो गया सबसे मेन अपना, अगर एग्ज़ाम में आए अगर ये चारों ही आपके क्वेश्चन में आपके ऑब्जेक्टिव हो तो आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको रखना, सीवियर डिप्रेशन मोस्ट कॉमन जिसके अंदर अपन ईसीटी देते हैं। सीवियर डिप्रेशन हो गया, सुसाइडल आइडियाज़ हो गए, कैटाटोनिक सिरिजोफ्रेनिया हो गया, फिर पैरानॉइड हो गया और बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। फिर इसके बाद अपन देख लेते हैं, ये तो हो गए अपने इंडिकेशन जिनमें अपने को ईसीटी देनी होती है। अब अपन देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें अगर कोई इंडिविजुअल अपने पास या पेशेंट आता है तो उस कंडीशन में अपन उसको ईसीटी नहीं देनी है। तो कौन कौन सी कंडीशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो इसमें सबसे पहले अपने आता है इंक्रीज आईसीपी। अगर कोई पेशेंट है अगर उसकी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में अपन एब्सोल्युटली उसको ईसीटी नहीं देंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है अपना पेसमेकर। अगर किसी पेशेंट को इंडिविजुअल को पेसमेकर इम्प्लांट कर रखा है तो उस कंडीशन में भी अपन ईसीटी को कॉन्ट्राइंडिकेटिव मानेंगे। फिर थर्ड आ गया अपना एमआई, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी अपन ईसीटी नहीं देते हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट है उसकी अपन हिस्ट्री लेंगे, अगर उसकी प्रीवियस हिस्ट्री में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है या तो अपन उसको ईसीटी नहीं देंगे। फिर फोर्थ आ गया अपना एसटीएन, हाइपर टेंशन। ये चार कंडीशन ऐसी है जिसमें ईसीटी एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इन कंडीशन में अपन ईसीटी उस पेशेंट को नहीं देंगे। फिर आते हैं, और ये चार तो एब्सोल्युटली वाले कॉज हो गए, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन वाले पॉइंट हो गए अपने आप। फिर अपन पांचवा पॉइंट देखें, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी अगर कोई महिला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो उसको अपन ईसीटी नहीं देंगे। फिर आ गया अपना छठा पॉइंट, ओल्ड एज। अगर कोई इंडिविजुअल 60 प्लस है और उसके साथ ओल्ड एज के साथ अगर उसको कार्डियक प्रॉब्लम है, कार्डियक
प्रॉब्लम्स है तो ऐसी कंडीशन में भी अपन उसको ईसीटी नहीं देंगे। फिर 7वां पॉइंट अपना इसमें फ्रैक्चर भी कहाँ पर, फेशियल्स बोन में। अगर उसके फेशियल्स बोन में किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर है तो अपन ईसीटी इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। पर ये 4 पॉइंट है, इसमें तो अपन बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसमें अगर डॉक्टर चाहे, अगर उसको लगे कि इफ़ नीड, तो उसको अपन दे सकते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन हो गई, इंक्रीज आईसीपी, पेसमेकर अगर किसी के इम्प्लांट हो, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का कोई पेशेंट हो, हाइपरटेंसिव हो, प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो, ओल्ड एज हो, और उसके साथ अगर ये कंडीशन भी है, उसके साथ कार्डियक प्रॉब्लम है उसको, तो अपन उसमें भी नहीं देंगे। अगर कोई पेशेंट है उसके फेशियल बोन में किसी प्रकार का फ्रैक्चर है तो अपन उसको ईसीटी नहीं देंगे। तो ये अपने कॉन्ट्राइंडिकेशन वाले पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद देखेंगे अपन फ्रीक्वेंसी, जो ईसीटी होती है किस किस कंडीशन में, मतलब कौन सी डिजीज में कितनी फ्रीक्वेंसी अपन ईसीटी की दे सकते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईसीटी, ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, डिपेंड अपॉन पेशेंट डिजीज कंडीशन। ये पेशेंट की डिजीज कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं जैसे डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको अपन 6 से 8 टोटल ईसीटी एज ए ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और वैसे अगर मान लो एक वीक के अंदर अल्टरनेट डेज के अकॉर्डिंग अपन 3 ईसीटी पर वीक दे सकते हैं। फिर दूसरा आ गया अपना शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें अपन 8 से 12 टोटल ईसीटी दे सकते हैं। फिर इसके बाद हो गया थर्ड कंडीशन हो गई अपनी क्रोनिक या पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें अपन 20 से 25 टोटल ईसीटी एज ए ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो 3 कंडीशन हो गई अपने पास। सबसे पहले हो गया सीवियर डिप्रेशन, उसमें 6 से 8 ईसीटी दे सकते हैं। फिर हो गया शिज़ोफ्रेनिया, उसमें 8 से 12 दे सकते हैं। और अगर मान लो क्रोनिक शिज़ोफ्रेनिया या पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया का कोई अगर पेशेंट है तो उसको 20 से 25 ईसीटी अपन दे सकते हैं। और अगर मान लो ये तीनों कंडीशन ही, जैसे सुसाइडल आइडियाज़ वाला पेशेंट हो तो उसको नॉर्मली अपन एक वीक के अंदर अल्टरनेट डेज के अकॉर्डिंग 3 ईसीटी अपन उसको दे सकते हैं। फिर अपना अगला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी हो गई अपनी। फिर आता है करंट, भाई उस पेशेंट को ईसीटी के अंदर कितना करंट्स अपन दे सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ करंट, कितनी मात्रा में अपन उसको ईसीटी का करंट देंगे ताकि वो उसके लिए कारगर हो। तो नॉर्मली अपन 70 से 130 वोल्टेज में अपन करंट देते हैं। पर मान लो अगर पेशेंट प्रीवियसली कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा हो या जिसकी वजह से अगर इस
वोल्टेज पर अगर उसको सीजर्स नहीं आ रहे हो तो अपन इसको बढ़ाकर 150 तक भी दे सकते हैं, पर डिपेंड करता है वो पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री पर। अगर मान लो पहले से कोई लिथियम वगैरह ऐसी कोई ड्रग्स ले रहा हो तो अपन उसको बढ़ाकर 150 तक दे सकते हैं। कई बार एग्ज़ाम में मिली एम्पियर में पूछा जाता है। ये तो हो गया वोल्टेज में। मिली एम्पियर में देखें अपन तो 200 से 1600 मिली एम्पियर, ये 200 से 1600 मिली एम्पियर हो गया। अब अपन देखें कि जैसे फ्रीक्वेंसी अपन ने देख ली, अमाउंट ऑफ करंट देख लिया, अब टाइम देख लेते हैं कितने टाइम्स के लिए अपने को ईसीटी देनी होती है, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए अपने को ईसीटी देनी होती है। एक बार में एक पेशेंट को कितने टाइम्स के लिए अपन ईसीटी उसको दे सकते हैं। तो अपना पॉइंट हो गया वापस से टाइम या ड्यूरेशन। तो नॉर्मली अपन देखें तो इसका नॉर्मल टाइम होता है 0.6 से 1 सेकेंड। अगर किसी पेशेंट को अगर अपन ईसीटी देंगे तो 0.6 से 1 सेकेंड तक उसको ईसीटी देंगे। पर इसमें भी वही कंडीशन है, अगर वो प्रीवियसली कोई मेडिसिन ले रहा हो तो इस टाइम को अपन बढ़ाकर 1.25 सेकेंड तक बढ़ा सकते हैं। तो डिपेंड करता है पेशेंट की प्रीवियस मेडिसिन हिस्ट्री पर। फिर उसके बाद अपन देखें कौन कौन सी टेक्निक या मेथड्स अपन यूज में लेते हैं। तो मेनली जो मेथड्स होते हैं ईसीटी के, मेथड ऑफ ईसीटी, ये दो टाइप से होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट या मॉडिफाइड मेथड। मेथड ऑफ ईसीटी दो टाइप से होती है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट या मॉडिफाइड मेथड। अभी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस उसमें सबसे ज़्यादा अपन मॉडिफाइड मेथड या इनडायरेक्ट मेथड यूज में लेते हैं, तो अपन इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे कि मॉडिफाइड मेथड क्या है। इनडायरेक्ट मेथड अब क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज में नहीं लिया जाता है, तो अपन मॉडिफाइड या इनडायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। मॉडिफाइड मेथड, मॉडिफाइड मेथड क्या होता है? इसके अंदर अपन कुछ ड्रग्स है जो पेशेंट को बिफोर ड्यूरिंग ईसीटी देते हैं। तो कौन कौन सी मेडिसिन है जो अपन मॉडिफाइड मेथड में देते हैं पेशेंट को, तो उसको अपन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आती है अपनी ड्रग्स एट्रोपिन। एट्रोपिन जब किसी पेशेंट की जैसे आज प्लान है तो उसको उसके प्लान से आधे घंटे पहले 30 मिनट्स बिफोर ईसीटी, 30 मिनट बिफोर ईसीटी उसको अपन एट्रोपिन का इंजेक्शन देंगे। और क्यों देंगे, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, टू प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया।
ब्रेडिकार्डिया। दूसरी कंडीशन कौन सी हो गई अपनी, एक तो हो गया उसको ब्रेडिकार्डिया से प्रिवेंट करने के लिए, दूसरी हो गई अपनी टू डिक्रीज सिक्रिएशंस। जो सिक्रिएशंस होते हैं मुंह में, जो भी सिक्रिएशंस होते हैं उनको डिक्रीज करने के लिए। तो एट्रोपिन देने की, एट्रोपिन एक तो अपन 30 मिनट पहले देते हैं, किसके लिए देते हैं, उसको ब्रेडिकार्डिया से प्रिवेंट करने के लिए और सिक्रेशंस को कम करने के लिए। फिर उसके बाद सेकंड मेडिसिन कौन सी देते हैं अपन, थियोपेंटेन सोडियम। थियोपेंटेन सोडियम एक तरह का एनेस्थेटिक एजेंट है जो ईसीटी के दौरान एनेस्थेटिक दिया जाता है उसको, टू प्रोड्यूस एनेस्थीसिया ड्यूरिंग ईसीटी। ईसीटी के दौरान एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए। अब इससे अपने को क्या फ़ायदा है, क्यों दिया जाता है, एक तो ये रीज़न हो गया एनेस्थीसिया देने के लिए, और एनेस्थीसिया की ज़रूरत क्यों है ईसीटी के दौरान, तो जो सीजर्स की जो इंटेंसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। जब अपन ईसीटी देंगे जो सीजर्स, मॉडिफाइड सीजर्स आएंगे उनकी इंसेंटी को मैनेज करने के लिए, टू कंट्रोल इंटेंसिटी ड्यूरिंग इंटेंसिटी ऑफ सीजर्स ड्यूरिंग ईसीटी। ठीक है, फिर उसके बाद अपन थर्ड ड्रग जो देते हैं वो देते हैं, इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे, रेगलान, जिसको एंटी इमेटिक ड्रग कहा जाता है। ड्यूरिंग ईसीटी उसको पेशेंट को किसी प्रकार की वॉमिटिंग वगैरह नहीं हो उसके लिए रेगलान दिया जाता है। फिर फोर्थ ड्रग कौन सी अपनी, सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन, इसको क्यों दिया जाता है, ये एक तरह का मसल्स रिलैक्सेंट है। मसल्स रिलैक्सेंट क्यों दिया जाता है, क्योंकि ईसीटी के दौरान किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर ना हो, टू प्रिवेंट फ्रैक्चर। फिर अपन देते हैं O2 इनहेलेशन। O2 इनहेलेशन क्योंकि अपन ने उसको एनेस्थेटिक एजेंट दिया, सक्सिनाइल कोलिन दिया, तो अपने को उसको O2 देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मॉडिफाइड ईसीटी में, मॉडिफाइड जो मेथड है ईसीटी का, उसमें सबसे पहले अपन एट्रोपिन देंगे 30 मिनट पहले, फिर उसके बाद ड्यूरिंग ईसीटी उसको थियोपेंटेन सोडियम देंगे जो एक तरह का एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया है जो कंट्रोल करता है इंटेंसिटी ऑफ सीजर्स की। फिर रेगलान देंगे, वोमिटिंग नहीं हो उसके लिए। फिर सक्सिनाइल कोलिन देंगे जो एक तरह का मसल्स रिलैक्सेंट है, और फ्रैक्चर, किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर ना हो इसके लिए, और O2 इनहेलेशन देंगे। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईसीटी। ईसीटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ईसीटी, मेनली दो टाइप से होती है। पहली तो होती है यूनिलेटरल, लेटरल ईसीटी, और दूसरी होती है
बाइलेटरल ईसीटी। यूनिलेटरल का मतलब तो ये हो गया, जो इलेक्ट्रोड है वो एक ही साइड, दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही साइड पे रखेंगे। और बाइलेटरल का हो गया, दोनों साइड का जो टेम्पोरल रीजन है वहाँ पर अपन इलेक्ट्रोड को प्लेस करेंगे। तो अभी जो लेटेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें बाइलेटरल ईसीटी का प्रयोग करते हैं। यूनिलेटरल का अपन अभी रिसेंटली जो मेडिकल प्रैक्टिस उसमें नहीं यूज में लेते हैं, बाइलेटरली ज़्यादा यूज में लेते हैं। तो अपन बाइलेटरल ईसीटी के बारे में देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। मोस्ट कॉमन कौन सा यूज में लेते हैं अपन? बाइलेटरल ईसीटी। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड उनको बोथ साइड ऑफ टेम्पोरल रीजन पर प्लेस किया जाता है। बोथ साइड ऑफ टेम्पोरल रीजन होता है, उस पर प्लेस किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, मोस्ट इफेक्टिव होती है। इसका जो रिजल्ट अपने को देखने को मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, मोस्ट इफेक्टिव होती है। पर इसका एक कॉम्प्लिकेशन है, बाइलेटरल ईसीटी का एक कॉम्प्लिकेशन है। वो क्या है कि मोर कन्फ्यूज़न, उस पेशेंट में कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगा। तो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस हो गया, दोनों साइड में इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं, मोस्ट इफेक्टिव होती है। पर इसका एक कॉम्प्लिकेशन है कि ये कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करती है। फिर इसकी अपन साइड देख लें, कौन सी साइड पर अपन इसको प्लेस करते हैं। तो बाई टेम्पोरल पेराइटल रीजन। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि ईसीटी, बाइलेटरल ईसीटी में जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनको कहाँ प्लेस किया जाता है? तो बाई टेम्पोरल पेराइटल रीजन। जैसे जो ये ईयर का ट्रेगस होता है, इससे 1 से 1.5 इंच ऊपर, और आई का आउटर कैंथोसोरस के पैरेलल एक अपन लाइन, इमेजिनरी लाइन बनाएंगे तो अपने इलेक्ट्रोड यहाँ प्लेस होंगे। तो कौन सी साइट है वो बाई टेम्पोरल पेराइटल रीजन। ठीक है। फिर उसके बाद अपन देख लेते हैं कि जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके ड्यूरिंग ईसीटी, बिफोर ईसीटी एंड आफ्टर ईसीटी क्या क्या रोल्स होते हैं, उसके बारे में एक बार अपन देख लेते हैं। रोल्स भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन रोल ऑफ नर्सिंग ऑफिसर बिफोर ईसीटी। ईसीटी से पहले एक नर्सिंग ऑफिसर के क्या क्या रोल्स रहेंगे उसके बारे में अपन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अपने आता है टू कलेक्ट ऑल रिपोर्ट्स। जिस पेशेंट की अपने को ईसीटी करनी है उसकी सारी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन अपने को कलेक्ट करनी है। उसमें अपने को उसकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री और सारी देखनी है। दूसरी चीज़ अपने को ये भी देखना है कि डॉक्टर ने क्या इसी पेशेंट के लिए ईसीटी लिखा है, तो ये भी अपने को देखना है। फिर दूसरा पॉइंट आ गया अपना, जैसे कि अपन ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, एट्रोपिन, जो 30 मिनट पहले देते हैं अपन। तो एट्रोपिन उस पेशेंट को आईवी देंगे। फिर उसके बाद आ गया अपना थर्ड पॉइंट हो गया कंसर्न्ड। टेकन कंसर्न्ड मतलब जो पेशेंट है जिसको अपन ईसीटी देंगे, अगर वो या उसके साथ जो रिलेटिव या उसके अटेंडर, उससे अपन कंसर्ट पे साइन कराएंगे, भाई हाँ आपके पेशेंट की इस प्रकार से ईसीटी करेंगे।
फिर उसके बाद आता है जिस पेशेंट की अपने को ईसीटी करनी है उसको बिफोर प्रोसीजर अपन कहेंगे कि आप एम्प्टी ब्लैडर एंड बाउल, पेशेंट को कहेंगे कि या पेशेंट को कहेंगे या उसके अटेंडर को कहेंगे कि आप इसको इसका ब्लैडर और बाउल एम्प्टी करवा लो, ताकि क्या कि प्रोसीजर के दौरान ऐसा कुछ ना हो। फिर 5वां पॉइंट अपना रहेगा इसमें वॉश हेयर, पेशेंट के जो हेयर है उसको अपन वॉश करवाएंगे शैम्पू से। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूस मोर कंडक्शन, जो अपनी ईसीटी की इफेक्टिवनेस है वो अच्छे से आए। वॉश द हेयर प्रोड्यूस मोर कंडक्शन के लिए। फिर उसके बाद 6ठा पॉइंट आ गया अपना लूज क्लॉथ। लूज क्लॉथ मतलब पेशेंट को प्रोसीजर रूम में रहने से पहले अपन उसको लूजली जो क्लॉथ है वो पहनाएंगे। फिर उसके बाद 7वां पॉइंट क्या रहेगा अपना, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके दांत नहीं होते तो वो नकली दांत लगाते हैं, तो रिमूवल ऑफ डेंचर। अगर उसने किसी भी प्रकार के डेंचर अगर यूज लेता हो तो अपन उसको अलग करेंगे। तो ये अपने बिफोर ईसीटी जो क्या क्या नर्सिंग ऑफिसर के रोल्स रहेंगे उसके बारे में अपन ने देखा। सबसे पहले उसकी सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट करेंगे, डॉक्टर्स के जो डॉक्टर ने ईसीटी प्रेस्क्राइब की उसको चेक करेंगे, अगर की है तो फिर अगर उसमें आज की डेट है तो फिर उसको अपन एट्रोपिन। एक पॉइंट और रह गया अपना इसमें एनबीएम 6 आवर बिफोर। पेशेंट को 6 आवर पहले से अपन एनबीएम रखेंगे। तो एट्रोपिन देंगे उसको, कंसल्ट लेंगे उससे, उसका बाउल एंड ब्लैडर एम्प्टी कराने के लिए कहेंगे। फिर उसके बिफोर प्रोसीजर उसके जो हेयर्स है उसको अच्छे से वॉश करने के लिए कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके मोर कंडक्शन अपने को अच्छा मिल सके और इफेक्टिवनेस ईसीटी की मिल सके। फिर लूज क्लॉथ पहनाएंगे उसको, अगर किसी प्रकार के डेंचर है तो उसको अपन रिमूव करेंगे और पेशेंट को एनबीएम रखेंगे। फिर इसके बाद अपन देख लेते हैं रोल ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ड्यूरिंग प्रोसीजर। रोल ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ड्यूरिंग ईसीटी या जो ईसीटी प्रोसीजर देंगे उस टाइम नर्सिंग ऑफिसर के क्या क्या रोल रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जो पेशेंट है उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे। ठीक है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे। फिर सेकंड अपना रहेगा रिस्ट्रेन हैंड एंड लेग्स, जो पेशेंट के हाथ और पैर है उनको टाइटली अपन अच्छे से बांध देंगे। क्यों? प्रिवेंट फ्रॉम एनी इंजरी से बचाने के लिए। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, अप्लाई माउथ गैग। क्यों करेंगे? क्योंकि अपन ने देखा है जब पेशेंट्स को सीजर्स आते हैं तो कई बार अपने टंग को बाइट कर लेता है, तो टंग बाइट को प्रिवेंट करने के लिए
अपन माउथ गैग अप्लाई करेंगे टू प्रिवेंट टंग बाइट से प्रिवेंट करने के लिए अपन उसको माउथ गैग अप्लाई करेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट आ गया अपना, जो मेडिसिन एट्रोपिन तो अपन ने पहले दे दी उसको, जो रिमेनिंग मेडिसिन ड्यूरिंग प्रोसीजर देंगे एडमिनिस्टर मेडिसिन, जो भी रिमेनिंग मेडिसिन है वो उसको अपन एडमिनिस्टर करेंगे। और क्या रहेगा अपना, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, अपन ये ध्यान रखेंगे उसको किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो। ये ड्यूरिंग प्रोसीजर अपने क्या क्या नर्सिंग ऑफिसर के क्या क्या रोल रहेंगे। सबसे पहले तो उसको अपन जैसे प्रोसीजर रूम में आए उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे। फिर उसके बाद उसके जो हाथ और पैर उसको रिस्ट्रेन करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो। फिर माउथ गैग अप्लाई करेंगे ताकि वो ड्यूरिंग सीजर्स टंग को बाइट ना कर ले। फिर जो रिमेनिंग अपनी मेडिसिन है उस मेडिसिन को अपन एडमिनिस्टर करेंगे और उसको किसी प्रकार की इंजरी नहीं हो ये अपन श्योर करेंगे। फिर आफ्टर प्रोसीजर क्या रोल रहेगा वो अपन एक बार फिर से देख लेते हैं। आफ्टर तो आफ्टर प्रोसीजर एक नर्सिंग ऑफिसर के क्या क्या रोल्स रहेंगे वो एक बार अपन देख लेते हैं। सबसे पहला वाला पॉइंट आएगा अपना टू प्रोवाइड लेटरल या साइड लाइन पोजीशन। पेशेंट को अपन या तो लेटरल पोजीशन देंगे या साइड लाइन पोजीशन देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ओपन रिस्ट्रेन, जो उसके हाथ पैरों को अपन ने बांध रखा है उसको अपन खोलेंगे। सबसे पहले अपन यही करेंगे, उसके जो हाथ पैरों को अपन ने बांध रखा है उसको अपन खोलेंगे। फिर उसके बाद उसको लेटरल या साइड लाइन पोजीशन देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, मॉनिटर वाइटल साइन, उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे क्योंकि अपन ने ड्यूरिंग प्रोसीजर उसको एनेस्थीसिया और मसल्स रिलैक्सेंट दिए थे तो उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर 1 hour चेक गैग रिफ्लेक्स, कि उसमें वापस गैग रिफ्लेक्स आए नहीं आए ये अपन चेक करेंगे। और क्या करेंगे, चेक एनी टाइप ऑफ इंजरी, उसको किसी प्रकार की इंजरी तो नहीं हुई ये भी अपन एक बार इंश्योर करेंगे। तो क्या हो गया, सबसे पहले अपन पेशेंट के जो रिस्ट है उसको ओपन करेंगे। फिर उसके बाद लेटरल या साइड लाइन पोजिशन पे लेटाएंगे। फिर उसके मॉनिटर जो वाइटल है उसको अच्छे से मॉनिटर करेंगे अपन। और आफ्टर 1 hour जो उसके गैग रिफ्लेक्स है वो आए नहीं आए वो वापस अपन चेक करेंगे और किसी भी प्रकार की उसको इंजरी तो नहीं हुई है ये अपन देखेंगे। और एम्बुलेट द पेशेंट अगर सारी चीज़ें ठीक है नॉर्मल है तो फिर एम्बुलेट द पेशेंट इनटू द वार्ड और उसको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। ये हो गया। अब एक चीज़ और अपन देख लेते हैं कि ईसीटी के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में देखने को मिलते हैं अपने को।
कॉम्प्लिकेशन। ईसीटी के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे मोस्ट और कॉमन कॉम्प्लिकेशन आता है वो आता है रिट्रोग्रेड एमनीसिया। मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट की जो मेमोरी होती है वो पास्ट मेमोरी को रिकॉल नहीं कर पाता। तो रिट्रोग्रेड एमनीशिया का मतलब होता है नॉट रिकॉल पास्ट मेमोरी, वो अपनी जो पास्ट मेमोरी उसको रिकॉल नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, और क्या क्या अपने को इसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, फ्रैक्चर और क्या क्या देखने को मिलेंगे, एस्पिरेशन हो गया। और क्या क्या होगा, फ्रैक्चर में भी कौन सा फ्रैक्चर कॉमन रहेगा इसमें, जॉ फ्रैक्चर कॉमन रहेगा। एस्पिरेशन हो गया। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो ये चीज़ें अपने को ईसीटी में कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आइए अपना रिट्रोग्रेड एमनीशिया, जो मोस्ट कॉमन है, एग्जाम में पूछा जाता है ईसीटी के बाद कौन सा कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन है, तो उसमें अपना आंसर होगा रिट्रोग्रेड एमनीशिया। इसमें नॉट रिकॉल पास्ट मेमोरी, वो अपनी पास्ट मेमोरी को रिकॉल नहीं कर पाता। फिर आता है फ्रैक्चर में भी कौन सा फ्रैक्चर सबसे कॉमन है, वो है जॉ फ्रैक्चर। फिर आता है एस्पिरेशन, कई बार पेशेंट एस्पिरेट कर जाता है, तो ये भी इसका कॉम्प्लिकेशन है जो अपने को देखने को मिलता है। फिर आता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी अपने को इसमें देखने को मिलता है। फिर एक और पॉइंट हो गया अपना पांचवा, कन्फ्यूजन। तो कॉम्प्लिकेशन देख रहे थे अपन, तो सबसे मोस्ट कॉमन है इसमें रिट्रोग्रेड एमनीशिया, जिसमें नॉट रिकॉल पास्ट मेमोरी को रिकॉल नहीं कर पाता। फ्रैक्चर में जो आ गया, जो फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है। एस्पिरेशन, कई बार पेशेंट एस्पिरेट कर जाता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड कन्फ्यूजन। तो ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ईसीटी का, तो ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, नोट करके इसको। ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि अगर अपने को जो अपन ने पेशेंट को ईसीटी दी है, इलेक्ट्रोकन्वल्जन थेरेपी, तो उसकी अगर इफेक्टिवनेस अपने को चेक करनी हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए अपन चेक इफेक्टिवनेस ऑफ ईसीटी बाय ईईजी के माध्यम से अपन ईसीटी की इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हैं। तो ये आज अपना टॉपिक यहीं ख़त्म हो गया। सबसे पहले अपन ने ईसीटी की डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद अपन ने उसके क्या पर्पज़ है वो देखा, फिर इंडिकेशन देखे भाई किस किस कंडीशन में अपने को ईसीटी दी जाती है, कौन कौन सी कंडीशन में नहीं दी जाती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखें। फिर उसके मेथड्स देखें, मेथड्स में फिर अपन ने मॉडिफाइड मेथड पढ़ा, मॉडिफाइड मेथड में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ईसीटी देखा। टाइप्स ऑफ ईसीटी में दो टाइप से, यूनिलैटरल, बाइलेटरल। तो जो मोस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज में लिया जाता है वो बाइलेटरल लिया जाता है, तो बाइलेटरल के बारे में अपन ने पढ़ा। फिर रोल ऑफ नर्सिंग ऑफिसर के क्या क्या रोल्स रहेंगे ड्यूरिंग प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर एंड बिफोर प्रोसीजर, वो देखा। फिर कॉम्प्लिकेशन देखे। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है। कल की क्लास में अपन डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।